कोई भी धातु छड़ है, कोई भी धातु छड़ को जब विद्युत अपघट्य में डुबोते हैं तो उस पर निम्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब क्या है, मैंने आपको बता दिया था, जिनमें नंबर 1 क्या था भी, अगर उस छड़ पर ये पात्र है और उस पात्र में बेटा जो छड़ लगाई हुई है, इस छड़ का संबंध दूसरी छड़ के साथ है, तो इस छड़ पर तो मैंने बोला था धातु से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस रूप में, आयन रूप में, क्योंकि धातु जो होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, तो क्या बनेगा बेटा, M+N। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, बना क्या, Zn+2। ठीक है, इसका मतलब जिस छड़ पर बेटा ऑक्सीकरण हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या हो बच्चों, त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का अगर जिस छड़ पर त्याग होता है बेटा, उस छड़ को किस नाम से जानते हैं, बताया था आपको मैंने, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड। यानी जिस छड़ पर ये हो, बताया ना आपको मैंने, जिस छड़ के ऊपर क्या हो बच्चों, ऑक्सीकरण हो, जिस छड़ पर ऑक्सीकरण हो उसको किस नाम से जानते हैं, बताया था बच्चों मैंने आपको एक कोड बताया था, याद है क्या, एलोन। सभी को याद है बच्चों, एलोन बताया था क्या, ट्रिक, यस सर। आपको ट्रिक बताई थी एक। A4 क्या होता है बच्चों, एनोड। L4 लेफ्ट साइड, O4 ऑक्सीडेशन, N4 नेगेटिव पोल। ये आपको बात मैंने बताई थी, ठीक है बेटा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी छड़ को विलयन में डुबोते हैं, विलयन किसका है बच्चे, विद्युत अपघट्य का है, और ये छड़ जो है धातु छड़ है, तो क्या होता है बेटा, उस पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी बेटा क्या होगा, उस विलयन जिसमें छड़ डुबो रखी है, उस छड़ द्वारा दूसरे अर्ध शेल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं। जैसे ये छड़ है, ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये धातु छड़ है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, किसी धातु तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती। धातु इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ग्रहण करती बच्चों, यस एनीवन, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करती, क्योंकि धातुएं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं बच्चों, त्यागती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, तो ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, लो जी M। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर आयन ने
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, कॉपर बना दिया। तो बच्चों एक बात बता दूं आपको मैं, अब हमने इतनी ये डिटेल क्यों पढ़ी है तो वो सुन लो ध्यान से। क्योंकि हम इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव व उसका मापन, ये हेडिंग है आज हमारी। उसका मापन, ये मापन भी करेंगे हम। यानी जब दो छड़ों को हमने कनेक्ट कर दिया तो जो छड़ सबसे ज्यादा क्या हो, सक्रिय हो। एक ध्यान में रखना, हम आगे है ना एक विद्युत रासायनिक श्रेणी और पढ़ेंगे बेटा हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, आवाज सुनाई दे रही है बेटा क्या सभी को? बोलो बच्चों, सभी यस को सर। आवाज सुन रही है मेरी? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है ना? यस सर। ओके बेटा ओके। तो मैं ये आपको बात बता रहा था कि अकेली छड़ पर बेटा ना तो ऑक्सीकरण होगा न अपचयन होगा। यानी जब तक हम दो छड़ों को कनेक्ट नहीं कर देते, तो यहां मैं एकल इलेक्ट्रोड भी लिखूंगा। जैसे अब जिस छड़ पर बेटा अपचयन हुआ है उस छड़ को किस नाम से जानेंगे हम? बोलो। कैथोड। और इसको किस नाम से जानेंगे बेटा? अपचयन अर्ध सेल के। आगे बात सुनने। लेकिन बेटा एकल इलेक्ट्रोड हो, यहां लिख रहा हूं एकल इलेक्ट्रोड। एकल इलेक्ट्रोड को जब किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में डालेंगे हम, ये विद्युत अपघट्य है और ये छड़ है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता, याद रखना है, ठीक है ना? कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ध्यान में रखना। क्वेश्चन आ जाए, कई बार ऐसे भ्रमित करने के लिए आ जाता है कि एक पात्र में एक धातु इलेक्ट्रॉन डाली जाती है, ठीक है? एक पात्र में सिर्फ एक धातु जो है उसको धातु छड़ को लगाया जाता है, तो उस पे संभव है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा बोलो बच्चों? हाँ जी, क्या उत्तर होगा? आवाज सुनाई दे रही है इनमें क्या से कोई सभी को नहीं। बच्चों? इनमें से कोई नहीं आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, आवाज सुन रही है बेटा क्या? पुष्पिंदर, राजप्रीत, अनमोल, जसप्रीत, यस यस सर। सभी को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? शर्मिला, यस अनिल? सर। हाँ ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया बेटा क्या? एकल इलेक्ट्रोड पर कुछ भी संभव नहीं है। तो अब सुनो, अब बेटा सुनो ध्यान से। अब इसीलिए देखो, इसीलिए दो छड़ों को आपस में जोड़ा जाता है, सेल बनाया जाता है। और सेल में क्या है बेटा, जब दो छड़ों को कनेक्ट किया जाता है तो सवाल ये भी है कौन सी एनोड होगा और कौन सा। कोई जरूरी नहीं कि हमने दो पात्र रखे, पात्र को मैं पलट के रख दूं, इधर रख दूं, इधर रख दूं। वो तो चित्र जब हम कॉपी में चित्र बनाते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड में क्या बनाते हैं बच्चों? हम लेफ्ट साइड में क्या बनाते हैं बच्चों? एनोड, ठीक है? और राइट साइड में क्या बनाते हैं बच्चों? कैथोड। लेकिन याद रहे, आगे मैं आपको बता दूंगा कि अपने वह छड़ जिस की क्रियाशीलता दूसरी छड़ की अपेक्षा क्या होगी? ज्यादा। वो ज्यादा क्रियाशील होगी ना, उसी छड़ का ऑक्सीकरण होगा, याद रखना, ठीक है ना? तो अब यहाँ आपको कॉपर जिंक सेल का मैंने उदाहरण दे रखा है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कॉपर जिंक सेल में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अब आपको बताने पूछ ही ले
भी डैनियल सेल में, कॉपर जिंक सेल में ज्यादा क्रियाशील धातु है? जिंक कॉपर, जिंक कॉपर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बोलो कौन ज्यादा क्रियाशील है बेटा? यस, जिंक। जिंक है। क्योंकि जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो जिंक छड़ ज्यादा क्रियाशील। ठीक है, अब सुनो। अब बारी आती है परिभाषा की। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इलेक्ट्रोड विभव की अगर कहे भी भाई परिभाषा दीजिए, तो कितने बच्चे परिभाषा दे सकते हैं? कल मैं जाते जाते सैटरडे को आपको परिभाषा थोड़ी मैंने बताई थी बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई थी बेटा परिभाषा। तो आप मेरे को कोई बच्चा बताए परिभाषा, शाबाश। कोई बच्चा? मैं तो लिख दूंगा बेटा। यस, जल्दी करो, बहुत सी बातें सीखने को है इस लेसन में। बताएगा क्या कोई परिभाषा? अरे इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा नहीं आती क्या किसी को? आती है जी। चल बता मंजीत सिंह, बताओ किसी बेटा। सेल किसी सेल में हाँ, धातु धनायन व धातु के मध्य विभव तथा धातु व धातु धनायन के मध्य विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस बिल्कुल सही है। तो किसी पात्र में या किसी सेल में जो धातु है, किसी धातु व धातु आयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा तो आपको शायद मैंने कल लिखा दी थी। क्यों भाई, परिभाषा बता दी थी क्या आपको मैंने? बोलो बच्चों। यस सर। अब जैसे आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बतानी है तो आप बता सकते हो कि किसी धातु व धातु आयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है, या किसी धातु आयन व धातु के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाना है बेटा, सुन लो ध्यान से। इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाने के लिए मैंने बोला था भी इलेक्ट्रोड विभव, सुन लो ध्यान से, ये सब कुछ आपको उसमें लिखना होता है कॉपी में। इलेक्ट्रोड विभव को ई से दर्शाते हैं बेटा। ठीक है, ई से दर्शाते हैं, अर्थात जैसे ई इलेक्ट्रोड विभव एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है तो ई एनोड लिखा जाता है। ठीक है, और अगर कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है तो उसको क्या कह देंगे बेटा अपन? ई कैथोड कह देंगे बेटा, ई कैथोड कह देंगे, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, या इसको यूं लिख सकते हैं, ई पर क्या हुआ है रिडक्शन, आर ई डी लिख देते हैं, और इसको ई ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। ई एनोड, ई कैथोड। आई बात समझ में? अब सुनो, अब ई एनोड ई कैथोड लिख दिया आपने। अब सुनो बच्चों, अब एक बात और ध्यान में रखनी है अपने, क्या भी जब इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाना हो तो बेटा जिस छड़ का इलेक्ट्रोड विभव दर्शाना है उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोड विभव के पैरों में लिखते हैं। कैसे पैरों में लिखते हैं? देखो एग्जाम्पल, जैसे ये है, इस छड़ पे क्या हुआ है बोलो? Zn का Zn में क्या हुआ है बेटा? अपचयन। बोलो बेटा, समझ आ गई क्या बात? हाँ जी, अरे बोलो भाई, ये पैरों में लिख दिया ना। Zn का Zn+2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड विभव हो गया Zn छड़ का। इधर क्या लिखेंगे बोलो? इधर किसका किसमें रूपांतरण हुआ है बोलो बच्चों? हाँ जी, Cu+2 का Cu में। Cu+2 का Cu में है तो बेटा इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। तो बताओ बच्चों, ये क्लियर हो गया क्या आप सभी को? ये सभी को क्लियर हो गया क्या? यानी किसी भी छड़ का इलेक्ट्रोड विभव लिखते समय उस छड़ पर होने वाली रिएक्शन उस इलेक्ट्रोड के पैरों में लिखी जाती है। ओके बेटा,
ठीक है ना बेटा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, क्या कि मानक परिस्थितियों में ये तो इलेक्ट्रोड विभव है, अब एक आएगा बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आएगा बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब सुनो, यहां लिख रहा हूं बच्चों। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो आपको बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा जाता है मानक परिस्थितियों में। मानक परिस्थितियों में लिखा जाता है बच्चों। अब आपको कहेगा जी मानक परिस्थितियां कौन सी है, तो आपको बता दूं 3 मानक परिस्थितियां हैं बेटा। एक तो ताप, एक दाब, और एक आएगा बेटा सांद्रता। अगर ताप 298 केल्विन हो तो मानक परिस्थितियां हैं। दाब एक वायुमंडलीय दाब है। वादा, वादा का अर्थ क्या है बेटा? वादा का अर्थ वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं, ठीक है ATM। ना, और एटीएम कह देते हैं, शाबाश। सांद्रता जो है वो होनी चाहिए बेटा 1 मोल प्रति लीटर। 1 मोल प्रति लीटर को क्या कह सकते हो आप? 1 एम। 1 मोल प्रति लीटर का अर्थ 1 मोलरता होगी। क्यों भाई, मोल प्रति लीटर क्या होता है? मोलरता होती है। क्या होती है बच्चों? सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ बेटा, बोलो यस सर। स्टूडेंट्स। यस। अब सुनो, तो मानक परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड विभव होगा ना बेटा, उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसको दर्शाएंगे किससे? सुन लो, दर्शाया जाता है इससे, ई नोट से। ई नोट से, मानक परिस्थितियों के लिए ई नोट आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे अब आपको याद है, ये हमने पी नोट ए किया था, पी किया था। शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था एक प्रकार की क्या होती है? मानक परिस्थिति होती है, तो पी नोट लगा के रख दिया हमने, ठीक है। यहाँ बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से दर्शाना है, याद रखना है। तो ये मानक ई नोट एनोड हो जाएगा, या ई नोट कैथोड हो जाएगा। तो कॉपर जिंक सेल के लिए क्या हो जाएगा? सुन लो, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट क्या हो जाएगा? अब सुन लो, जैसे ये Zn/Zn+2, और दूसरी ओर ई नॉट Cu+2/Cu। तो हम कह देंगे ये जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ एक बात गौर करने लायक है, वो सुन लीजिए आप। आपको इलेक्ट्रोड विभव की कहानी समझ आ गई क्या सभी बच्चों को? पहले तो बताओ आप। यस सर। दर्शाना, चिन्ह, चिन्ह याद हो गए सारों को? सभी को बेटा, सभी को चिन्ह याद हो गए क्या? बोलिए बेटा सभी को। अनिल, अनमोल, मंत्री, जसप्रीत, अमनदीप, दीपक, निशा, सभी को सिंबल समझ आ गए बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? ओके बेटा, अब सुनिए जरा बेटा, यानी अब सिंबल जब आ गए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। देखो, जो आईयूपीएससी में, यहाँ भी एक आईयूपीएससी नामकरण पद्धति है, क्योंकि आईयूपीएससी आप पता ही है, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यूनियन संस्था है एक, ठीक है ना। तो उसने क्या है, जो अपचयन विभव, इसको तो अपन क्या कहेंगे पता है?
इसको कहते हैं अपचयन विभव, अपचयन विभव, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, इसको जो है रिड्यूसिंग पोटेंशियल बोल देते हैं, अपचयन विभव कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण विभव। अब आईयूपीएससी क्या कहती है कि जो अपचयन विभव होता है ना, वास्तव में उसी को मानक अपचयन विभव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सुनो, ऑक्सीकरण पे जहां हमने ये लिखा हुआ है ना Zn/Zn+2, तो एक नियम है, परिपाटी है, परिपाटी माने जिसको हम फॉलो करते हैं। तो याद रखना है, चाहे कैथोड पर तो अपचयन होता ही होता है, एनोड पर भी अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है तो हमने इलेक्ट्रोड विभव को लिखा है Zn/Zn+2। तो नियम क्या है सुन लीजिए, नियम ये है कि कभी भी इलेक्ट्रोड विभव को Zn/Zn+2 नहीं लिखना, उसको हमेशा किस रूप में लिखना है, अपचयन विभव के रूप में। अपचयन विभव के रूप में इसका रूप क्या हो जाएगा, बोलो। यस, अपचयन विभव के रूप में इसका रूप क्या हो जाएगा, बोलो। एनी N+2 स्टूडेंट? बाई। हाँ, अब सुनो, इसे हमेशा मैं लिख देता हूं, इसे भी हमेशा अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बोलो। Zn+2 ऊपर, Zn नीचे। सभी को दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ बेटा? सभी को लिखा हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहे हैं ना? चलो अच्छी बात है। तो याद रखना है बेटा, आपको ये विशेष ध्यान में देना है, क्योंकि अगर हम Zn+2/Zn लिखते हैं तो इसकी वैल्यू अलग होती है, Zn/Zn+2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू अलग होती है। अब इसके मान भी अपने को थोड़ा बहुत याद रखना, सुन लो ध्यान से, कि जो मैं आपको यहीं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं गोला बना के, समझ आ जाएगी आपको, कि जो बेटा ये आप फिर है ना स्क्रीनशॉट खींच लेना, तो पढ़ते समय बहुत इजी रहेगा आपके, आप कहोगे भी हाँ जी बहुत समझ आ गया अच्छे से, क्योंकि आपको मैंने सारी बातें टुकड़ों में बता दी है। देखो बुक में तो इतना डिटेल लिखा नहीं होता, बस सीधा ही शॉर्टकट मारा होता है, सर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब बेटा वैल्यू सुन लो ध्यान से, जैसे जो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूं, चलो यहाँ घोड़ा बना के आपको बता रहा हूं कि जो बेटा जिंक की वैल्यू होती है ना Zn/Zn+2, इसकी वैल्यू देखे तो याद रखना है जिंक की वैल्यू इतनी होती है, इनके इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कितनी होती है, 0.74 वोल्ट होती है, याद रखना आपको। अब 74 नहीं 76, सॉरी, 0.76 वोल्ट होती है। ठीक है ना, यानी आपको कह दे, ये मैंने लिखा है ना, अभी मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है, देखो 0 यानी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन नियम क्या कहता है, इसको किस रूप में लिखूं मैं, बोलो। अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो बोलो वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। ये प्लस की है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, बोलो बच्चे। -0.5। याद रखना है, तो आपको मैं आगे पूछूंगा, अब याद नहीं रहता तो ऐसे याद रख लेना कि Zn जो है, Zn की शक्ल किससे मिलती है, अरे भैया किससे मिलती है, 7 से मिलती जुलती है ना, तो Zn की वैल्यू होती है 0.76। हाँ भाई याद रह जाएगा क्या, बोलो बच्चे।
सभी को याद रह जाएगा क्या? बोलो स्टूडेंट्स। यस अब बेटा बारी आती है इसकी सीयू की। आलो, मैं ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है बेटा, आगे नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो Zn के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव ही आता है पेपर में लिखा। जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? तो कितना मानक आए तो भी मानक ई नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बेटा इलेक्ट्रोड विभव है, मानक में क्या हो जाएगा? बस नोट ही लगाना है, नोट ही लगाना है। अब सुनो बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? इसकी तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से रिडक्शन विभव है। आ लो जी, Cu+2/Cu बराबर वैल्यू बोलो। इसकी वैल्यू याद रखना है 0.34 वोल्ट होती है फिक्स, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये किस रूप में है बच्चों बोलो? हाँ भाई, किस रूप में है ये पहले से ही? अपचयन। अरे अपचयन विभव के रूप में ही है, अपचयन विभव के रूप में है, अतः इसे परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, और यहां हम लाइन लिख सकते हैं, यह ऑक्सीकरण विभव के रूप में है। परिपाटी के अनुसार, नियम के अनुसार इसको भी अपचयन विभव के रूप में लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.76 वोल्ट आती है। तो बताओ बेटा, ये सारी कहानी आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई क्या? मैंने एक एक निचोड़ बता दिया आपको, अलग अलग बता दिया। अब मानक आ जाए तो ई नोट लगाना है, सिद्ध ही आ जाए तो ई इलेक्ट्रोड लगाना है। बताओ बच्चों, सभी को क्लियर हो गया क्या? बोलो बच्चे, जल्दी करो। हाँ जी, सर मानक क्लियर। आने पर इसको उल्टा करेंगे। बेटा मानक नहीं, नॉर्मल इलेक्ट्रोड विभव को भी ऐसे, मानक का अर्थ नोट। माना जाता है कि जो अपचयन विभव है ना, उसी को मानक मानते। मानक माने बढ़िया पैमाना, ठीक है ना? चाहे इलेक्ट्रोड विभव हो चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव हो, उसको अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है ना, अपचयन विभव के रूप में, ऐसे याद रख लो आप, यानी उल्ट के लिखना है। अब आगे मैं करवाऊंगा आपको, बिल्कुल समझ आ जाएगी बात। ठीक है ना? तो क्लियर बेटा सभी को? क्या बोलो? हाँ जी, सभी को क्लियर? हाँ भाई, यस सर। चलो फिर मैं परिभाषा पूछ लेता हूँ। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बता दोगे? कौन बताएगा भाई? चलो नाम बोलो। अंजू बता देगी क्या? अंजू, इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन प्लीज। नहीं सुनाई दे रहा। अंजू, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? शर्मिला, 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 सुनाई दे रहा है बेटा क्या वॉइस? नहीं सुनाई दे रही? अरे यस नो तो कह दो भाई। चलो ठीक, सुनाई दे रही है बेटा। परिभाषा आ गई क्या शर्मिला? यस या नो, या दोबारा बताऊं? कर दो। बोलो बेटा, दोबारा बता दूं क्या शर्मिला? यस सर। अभी बता देते हैं बेटा। अच्छा, आपकी वॉइस मेरे तक नहीं आ रही, हाँ ये चक्कर हो सकता है बेटा। चलो कोई बात नहीं, आपने ऑन करके तो, चलो सुनो। चलो देखो बेटा, आपको पेपर में आ जाए कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड आप जान, आपके दिमाग में इलेक्ट्रोड आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? धातु धातु आयन में बदल सकता है, या धातु आयन धातु में बदल सकता है। यही चक्कर है कि धातु किसमें बदल सकती है? धातु आयन में। यानी ये धातु है, ये धातु है, ये धातु आयन है।
या दूसरा क्या परिवर्तन हो सकता है, धातु आयन है, धातु में बदल सकता है। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में धातु व धातु आयन या धातु आयन व धातु के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। बोलो क्लियर? आप बोलो। हाँ जी बोलिए बच्चों, सभी को क्लियर? हाँ बेटा, सभी को क्लियर होगी क्या? शिव भगवान, विनोद, कार्तिक, यस सर। रितेश, अनिल, सभी को क्लियर होगी परिभाषा? यस सर। ओके बेटा ओके। तो इसको गलत मत कर देना बेटा, ठीक है? अब मैं बता देता हूं, अब आपको बताता हूं कि अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपने दिमाग नहीं लगाया जी, ये वैल्यू कैसे आई? इसकी हमने 0.76 लिख दी, इसकी हम 0.36 लिख दी, 34 लिख दी, इसकी 76 लिख दी। तो मैं आपको बता दूं, अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव संभव नहीं है, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड पर ना तो ऑक्सीकरण संभव है ना अपचयन संभव है। इसलिए अकेले एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, SHE का यूज करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। बताओ समझ आ गया क्या? तो एकल इलेक्ट्रोड का उपयोग करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो SHE का। तो अगला वही करने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर स्क्रीन ब्लर हो। ब्लर होगी बेटा, एक मिनट रुको। अब बेटा, अब बोलो, बोलो बेटा। ठीक है सर। सही है सर। हाँ शॉट ले लो फटाफट। हो गया? अरे भाई हो गया क्या? यस सर। अब सुनो, ये इलेक्ट्रोड विभव समझ आ गया क्या सारों को? बच्चों गलत मत करे आना भाई। हाँ जी, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव आ गया। अब अपने पहले इलेक्ट्रोड विभव का मापन करें या सेल विभव? बताओ बताओ बच्चों, पहले इलेक्ट्रोड विभव का मापन करें या सेल विभव? पहले मापन कर लेते हैं, एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापन कर लेते हैं, फिर सेल विभव पढ़ते हैं। सेल विभव वैसे तो बता दिया था आपको मैंने, क्या बताया था बेटा सेल विभव के बारे में? बोलना जरा। हाँ बेटे। ई कैथोड माइनस हाँ ई एनोड। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो आपने सूत्र पढ़ लिया, अच्छी बात है बुक से। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं दो विद्युत अपघटनी अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव होता है उसको सेल विभव कहते हैं। भी अभी तक तो हमने एकल इलेक्ट्रोड की बात की थी, अब हम दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है, पहले तो धातु धातु आयन के मध्य कह रहे थे, अब क्या कहेंगे? किसी विद्युत रासायनिक सेल में किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को या विभव को सेल विभव के नाम से जाना जाता है। और सेल विभव का सूत्र बता देता हूं, चलो फटाफट सेल विभव आपको मैं बता ही देता हूं, फिर अपने इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर लेंगे। सेल विभव को कहते हैं सेल पोटेंशियल। किसी विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व कैथोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर
शैल विभव कहलाता है, शैल विभव कहलाता है। एनोड व कैथोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है बच्चों? शैल विभव कहलाता है। मेजरमेंट कर ले सर, पहले अभी कर देते हैं, 1 ही मिनट की परिभाषा है इसकी। तो अब क्या होगा बेटा, सुन लो ध्यान से। तो शैल विभव हो गया। अब शैल विभव को किससे दर्शाते हैं? इसे ई सेल से दर्शाते हैं, ई सेल। ठीक है, मानक परिस्थितियों में ई नॉट सेल। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? ई सेल बराबर, तो याद रखना बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है बेटा इसका सूत्र। यानी कैथोड पर होने वाली रिएक्शन और एनोड पे, इन दोनों में से क्या किया जाता है? मान वैल्यू घटा दी जाती है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जैसे कॉपर जिंक सेल के लिए, जिंक कॉपर सेल के लिए क्या हो जाएगा? ई सेल, हाँ जी, ई सेल बराबर, हाँ जी, क्या होगा? कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ये वाली, हाँ जी, कैथोड पर ये होती है ना, और एनोड पर एक्चुअल में होती तो वो है, लेकिन इसको भी किस रूप में लिखना है बच्चों? परिपाटी क्या कहती है? बोलो बच्चे, इस रूप में लिखना है। तो ये देखो, ई सेल बराबर Cu+2 Cu Zn+2 Zn। एनी प्रॉब्लम बच्चों? क्लियर हो गया क्या ये? सर फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बीच वाला। कौन सा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब जैसे अपने वैल्यू रख दें, तो वैल्यू कितनी आती है गैल्वेनिक सेल की? +1.110 आएगी। और एक बात बता दूं, सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा हमेशा धनात्मक आती है, ऋणात्मक नहीं होती, याद रखना। ठीक है ना, हमेशा कैसी आएगी? धनात्मक आएगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगी। अगर आप ऋणात्मक उत्तर दे रहे हो, इट मीन्स गलत है। ठीक है भाई, क्लियर भाई? अब सुनो, अब सुनो, और मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा बेटा? इसी को क्या लिख देंगे बोलो? ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, इसी अभिक्रिया को लिखें तो क्या हो जाएगी अभिक्रिया? बोलो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट Cu+2/Cu माइनस Zn+2/Zn। आलोच। तो ये मानक परिस्थितियों में शैल विभव है। तो बताओ, मानक परिस्थितियों में मानक के लिए ये आता है बेटा। देखो, ये तो नॉर्मल हो गया, सॉरी ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, ये नॉर्मल लिख दिया। मानक परिस्थितियों के लिए ये नॉर्मल लिखा है अभी। मानक परिस्थितियों के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट Cu+2/Cu माइनस ई नॉट Zn+2 Zn। ये ठीक है बच्चों? क्या अरे समझ आ गया क्या? क्लियर? ठीक है ना, ये दो बार लिख दिया मैंने। ये क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों, शैल विभव का अर्थ Yes, समझ sir. गए कि नहीं? दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? शैल विभव। और शैल विभव को दर्शाना किससे? सूत्र क्या है शैल विभव का? याद रखना,
कैथोड माइनस एनोड करना है, एनोड माइनस कैथोड नहीं करना। कारण धनात्मक वैल्यू जो है ना आगे लेनी है, ऋणात्मक वैल्यू पीछे अपचयन विभव की। तो आप जानते हो कॉपर छड़ की धनात्मक वैल्यू कितनी थी, 0.34 वोल्ट है प्लस वाली, और ऋणात्मक उसकी अपचयन विभव में बन जाती है -0.76, उसको आगे लेनी। तो अब अगर हम इनकी वैल्यू रखे ना, तो आप जानते हो Cu की वैल्यू कितनी है, Cu की अभी अभी निकाली है कि यहाँ ई जो 0.34। है, हाँ तो बस अब आप जानते हो कि ई ZN/ZN ये थी, देखो ZN/ZN+2, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इसकी वैल्यू थी बेटा 0.76। 0.76 वोल्ट, ये प्लस की थी याद है। तो अब क्या होगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ZN+2/ZN -0.76 वोल्ट। और कॉपर की पता ही है, कॉपर की कितनी होती है वैल्यू, प्लस 0.34। वोल्ट। तो कुल डैनियल सेल की इलेक्ट्रोड विभव, तो डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल का सेल विभव ई नॉट सेल बराबर, हाँ जी क्या रखेंगे सूत्र, वही Cu की वैल्यू कितनी 1.10। है बेटा बोलो, Cu की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये, ठीक है, और माइनस ये रहा, फिर ये ZN+2 वाली वैल्यू -0.76 वोल्ट। सर अब 1 वोल्ट माइनस है ये? माइनस क्या हो गया, क्या कह रहे हो, 1 वोल्ट क्या है कह रहे ये हो के मंजीत, जी? 1 वोल्ट नहीं बेटा, दोनों को जोड़ो ना कितना आएगा, 1.010। 1.10 आएगा, 1.10 वोल्ट फिक्स होता है ये डैनियल सेल का, वो भी आएगा पॉजिटिव में। आ लो जी, तो हमने बेटा ये निकाल दिया, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है 12वीं में, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में भी है बेटा। देखो 6 और 4 10 हासिल, 1 आई, फिर 7 और 3 10 और 1 11, 1.10 वोल्ट आ गया बेटा उत्तर। तो ये सेल का सेल विभव है बेटा, बोलो कर लोगे क्या, पेपर में आ जाए कि गैल्वेनिक सेल का सेल विभव निकालो, तो निकाल दोगे बेटा क्या, इसका और स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। कल इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे बेटा, आज इतने ही करवाऊंगा मैं। आज स्कूल की छुट्टी कर दें क्या बेटा, क्या केमिस्ट्री की, मेरी थोड़ी श्रद्धा नहीं है आज पढ़ाने की। हाँ बेटा, अब थोड़ा नोटिफिकेशन डाल देता हूँ मैं, अब थोड़ा हिम्मत नहीं है आज, थोड़ा डोज का सर्कल तो हुआ नहीं, आज होना शुरू हो गया है। हाँ बेटा, ओके बेटा, उतार लिया क्या, स्क्रीनशॉट मार लिया क्या, बोलो बेटे। यस सर। यस सर। उम्मीद है समझ आ गया क्या, सारों को समझ आना जरूरी है बेटा, सभी को समझ आ गया क्या, बोलो बेटे। यस सर। यस सर। कार्तिक, राजप्रीत, मंजीत, सभी को समझ आ गया ना बेटा, ठीक है बेटा, यस सर। समझ मैन है, ठीक है। हाँ भाई, निशा, पुनीत कुमार, समझ आ गया क्या, यस सर। पुनीत कुमार कहाँ है, निशा आज कहाँ गायब है वो, है निशा, सुनाई दे रही है आवाज, निशा यस सुनाई सर। दे रही है आवाज मेरी, पास में बैठा है क्या तेरे, चुपचाप। नो सर। आज बेटा कुछ कहा हुआ है मेरा, वो काम करना आज, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ठीक है बेटा, फिर ओके, गुड बाय, मिलते हैं बेटा फिर कल इसी टाइम।
इसको अच्छे से सीख लो बेटा। आप लोग पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं, लेकिन याद रखना शैल विभव का मान हमेशा कैसा होता है बच्चों? अरे बोलो भाई। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब देखो कई बार क्वेश्चन बड़ा ऐसे देता है, पता है क्या दे देता है? ऐसी वैल्यू दे के भ्रमित करता है, मैं आपको बताऊं। फिर बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं। देखो जैसे यूं दे दिया कि माना कोई धातु है, उसकी वैल्यू यूं दे देता है कि किसी सेल की एनोड विभव ऐसे दे देता है m+n/m की वैल्यू इतनी है, फलानी मान लो 0.44 है, और फिर दूसरे की भी इतनी दे देता है उल्टी करके यूं m इतनी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना उल्टी वैल्यू दी है उसको पॉजिटिव करना होता है, पता ही आपको पलटना होता है। समझ आ गई ना? तो ऐसे मैं सवाल भी करवाऊंगा आपको आगे। तो ठीक है बेटा, फिर ओके बाय, कल मिलते हैं अपने।